Okay, hello everyone. Welcome back to our organic series and this is our 16th episode. 15th episode हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और वो सारे वीडियोस मैंने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। उन सभी के प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई मस्ट से प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल बिकॉज दोज वीडियोज़ कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप आपने उन वीडियोज़ को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखो, ठीक है। इट विल हेल्प यू अलॉट, दोज वीडियोज़ विल हेल्प यू अलॉट। उसमें PYQs भी हैं, जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उसमें PYQs हैं, तो डेफिनेटली PYQs कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको आइडिया मिलेगा। तो ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। आई होप आप देखोगे या आप देखियो, ठीक है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एसिडिक स्ट्रेंथ हम कर रहे थे, सारा हो नहीं पाया था, तो आज जो क्वेश्चन बचे थे वो हम करेंगे, ठीक है। करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये टेलीग्राम फिर से शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन टिल नाउ, प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस QR कोड लिंक। ओके, इससे क्या होगा, आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओगे और मैं जो भी PDFs भेजता, मतलब अगर मैं भेजूंगा, ठीक है, या क्लास स्लाइड्स में भेजूंगा, तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो प्लीज़ स्कैन दिस QR कोड। अगर आपने अभी तक स्कैन नहीं किया, अगर आपने अभी तक मेरा मतलब टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ओके, आई होप आपने स्कैन किया होगा और ज्वाइन किया होगा, ठीक है। मेरे को एक रिक्वेस्ट आएगा, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, फिर मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है, ऐसा होगा। ओके ओके, आई होप आपने मेरी बात को समझा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जहाँ हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, लास्ट वाला आई थिंक हमने ये क्वेश्चन किया था, राइट। कौन सा, ये वाला, यस, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, यस और नो, ये वाला, ठीक है। हमने इसमें क्या बताया था, लेट मी चेक। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, राइट। Am I audible and visible? Am I audible and visible? I hope I'm audible as well as visible, right? Because everything is going good, right? So हमने क्या किया था, हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की थी और ये कहाँ आया था, ये अपने JEE 2019 में पूछा गया है, ठीक है। JEE एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपैरिजन करनी है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को। यहाँ से एक और चीज़ बताऊँगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो पहला कंपाउंड क्या था, बारी बारी से करते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। चलो पहला अपना ये कंपाउंड है, यस और नो, पहला यही है, बोलो, पहला यही कंपाउंड है अपना। दूसरा कंपाउंड कौन सा था, दूसरा कंपाउंड अपना कुछ ऐसा था, ठीक है, HH। तीसरा कंपाउंड कैसा था जनाब, तीसरा कंपाउंड कुछ अपना ऐसा था, यहाँ पे OMe लगा दिया गया था और यहाँ पे COOH। और चौथा कंपाउंड क्या था अपना, बताओ, वो एलिफैटिक एसिड था अपना, ये, यस और नो। ये लेट से अपना ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 दिख रहा है तुम्हें, आई होप दिख रहा होगा, राइट। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, यस यस, दिस इज़ विजिबल टू यू, राइट। तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। बोलो यार, अगर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे आप तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, हाँ या ना, बोलो। देखो अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, बस सुनते रहना। यहाँ से भी आप H+ रिमूव करो, यही वाला H+ जाएगा बिकॉज दिस इज़ मोस्ट एसिडिक, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा अपने को, यहाँ पे COO नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ से भी मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊँ तो यहाँ से क्या मिलता नज़र आएगा अपने को कुछ ऐसा मिलता नज़र आएगा, OMe, और यहाँ पे COO नेगेटिव, यस और नो। फिर अगर मैं यहाँ से आपको मतलब H+ हटाऊँ तो यहाँ से क्या मिलता नज़र आएगा, कुछ ऐसा मिलता हमें नज़र आएगा, यस और नो, टेल मी। और ये हमें क्या करना है, इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, वो कॉन्जुगेट बेस जिस एसिड से आया होगा वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा। वाई, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यस और नो, मैंने आपको कल बताया था। तो हम क्या करते हैं, इन चारों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो इस एरिया में क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा होगा। और कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कब स्टेबल होगा, अगर इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया जाए। तो देखो कम करने के लिए क्या लगा रखा है यहाँ पे मैंने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा रखा है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा रखा है तो पक्का ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये था अपना sp2, ये sp है, अगर sp है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और -i पावर के थ्रू ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा होगा तो पक्का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज़ कर रही होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही होगी। अगर कम हो रही होगी तो डेफिनेटली स्टेबलाइजेशन बढ़ रहा होगा, यस और नो, मतलब स्टेबिलिटी इसे मिल रही होगी, हाँ या ना। तो मतलब हमें कैसा चाहिए, अगर किसी सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है तो हमें उसे, अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सिस्टम्स को अटैच करना पड़ेगा उस नेगेटिव चार्ज वाले सिस्टम से, ताकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को, डेंसिटी को कम कर पाए, यस और नो, हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ भी इस एरिया में क्या है, अपना नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। तो ये कौन सा कार्बन है, sp2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खींच रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। लेकिन इसके मुकाबले यहाँ पे कम, मतलब कम खींचेगा, यहाँ तो ज़्यादा खींचेगा। यहाँ तो sp था तो sp वाला क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो बेंजीन वाला sp2 लगा रहा, sp2 है तो यहाँ भी कुछ हद तक खींच रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी कुछ ना कुछ कम कर रहा होगा, ठीक है, यस और नो। यहाँ पे लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ही बताओ, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे है अपना प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेगा। और ये क्या चाहता है कि मेरी नेगेटिव चार्ज कम हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टे पुश करेगा तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा उल्टा, और बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, यस और नो, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो। तो इतना तो यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम ऐड हुआ है तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होने वाली है, बिकॉज दिस इज द लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, यस और नो, इट विल बी द लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे कौन से ग्रुप हमने अटैच कर रखा है, प्लस आई वाला, डोनेटिंग वाला ग्रुप हमने अटैच कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यस और नो। इसके मुकाबले 3, 2, 1 ये तीनों ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू 4, बिकॉज 3 to 1 में सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का काम कर रहे होंगे कुछ हद तक, यस और नो। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिससे सबसे ज़्यादा खींचेगा, जो ग्रुप सबसे ज़्यादा खींचेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यस और नो। क्योंकि उस समय उस केस में क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यस और नो बोलो। तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो किस केस में सबसे ज़्यादा खींच रहा है, तो sp वाले केस में। अगर sp वाले केस में सबसे ज़्यादा खींच रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 1 की कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की मैं बात करूं तो 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा होगा क्योंकि sp कार्बन जुड़ा हुआ है, यस और नो। फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा, ऐसा आएगा। अब 4 में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि 4 में क्या है, 4 में हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है प्लस आई वाला, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा घटाने के बदले, तो हमारी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसकी कॉन्जुगेट, ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। और अगर इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी तो क्या होगा, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घटी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। तो इसीलिए इसको हमने लीस्ट कर दिया। अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा यार ये 2 को तुमने ज़्यादा क्यों करा और 3 को कम क्यों करा। 2 में तुम्हारे 2 ही sp2 कार्बन्स है, लेकिन 3 में तो भाई बहुत सारे sp2 कार्बन्स है, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा sp2 कार्बन्स है तो ये ज़्यादा खींच रहा होगा। अगर ज़्यादा खींच रहा होगा तो 3 को पहले आना चाहिए था और 2 को बाद में आना चाहिए था स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में, और उसी हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ जानी चाहिए थी, 3 की ज़्यादा 2 की कम। लेकिन तुमने तो 2 को ज़्यादा कर दिया। हाँ, मैंने 2 को ज़्यादा कर दिया, बिल्कुल सही बात है, और 2 की ही ज़्यादा आएगी कंपेयर टू 3, बिकॉज हम यहाँ ये तो देख रहे हैं कि फिनाइल रिंग क्या लगा रहा होगा, -I इफेक्ट लगा रहा होगा, सही बात है। लेकिन अगर एक पल के लिए इसको गौर से देखें तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि अगर ये फिनाइल रिंग है, देख सुनना ध्यान से, अगर ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे COO नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OMe है।
तो इसके पास क्या है, इसके पास है लोन पेयर। अगर इसके पास लोन पेयर है जनाब, तो ये पक्का ही इसके साथ क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। ये पाई यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये और नो, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बाद बाकी ये पाई एज इट इज़, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये ऐसा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा होगा, और इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या ये खींचने का काम कर रहा होगा क्या, नहीं, ये क्या कुछ हद तक देने का भी काम कर रहा होगा, बिकॉज भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ से खींचेगा, ये सुनो, ऑलरेडी इस पे नेगेटिव है और खींचेगा तो और नेगेटिव आएगा, पागल हो जाएगा ये। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्या कर रहा होगा, ये देने का काम कर रहा होगा। और वैसे भी हम सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसका हम बना सकते हैं ऐसे, ये OMe पॉजिटिव, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये CO नेगेटिव और ये CO नेगेटिव। देखो अब डाई एनाइन बन चुका है ये, यस और नो, यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड आ चुका है। और ये अब कैसा बन चुका है, डाई एनाइन। पहले तो मोनो एनाइन था, अब तो डाई एनाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी तो कम ही होगी, बिकॉज अब तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है, तो डेफिनेटली कम ही रहा होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। यस और नो, आया समझ में। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस डेरिवेटिव। आया समझ में, वाई, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस एम लगा के क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप कर रहा है, और ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस करके ये डाई एनाइन जनरेट कर दे रहा है। हमें चाहिए था लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करनी थी, उल्टे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो इसीलिए क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है कंपेयर टू दिस। आया समझ में। तो अब सवाल आएगा, भाई जब तुमने यहाँ पे डाई एनाइन बना दिया तो फिर इससे भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी इसकी, इससे भी तो कम एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया तो। नहीं, अब इस केस में इसी की ज़्यादा होगी, इस फिनाइल वाले की ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न बिंग, ये जो अपना था वो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव था, और याद करो मैंने आपको कल बताया था कि HCOH की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है PHCOOH की, और फिर होती है RCOOH की। तो देखो ये बेंजोइक एसिड की ज़्यादा आती है कंपेयर टू RCOOH। यस और नो, आया समझ में। तो ये क्या था, ये बेंजोइक एसिड का ही डेरिवेटिव तो है, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो डेफिनेटली अगर डेरिवेटिव कोई मतलब अगर कोई ग्रुप भी लगा दो तब भी बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी कंपेयर टू दिस एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आया समझ में। तो दैट्स वाई मैंने ये बोला आपको कि ऑर्डर क्या आएगा अपना, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके। अब मेरा एक सवाल है कि भाई अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बता कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर मैं एक और को इंक्लूड कर लूँ, HCOOH, ठीक है, ये ठीक है, अगर इन तीनों के मतलब कंपैरिजन करवाऊं तो क्या ख्याल है आपका, बताओ क्या बोलना चाहोगे। लेट्स से दिस इज वन, क्योंकि अब इसने फॉर्मिक एसिड को इंक्लूड नहीं किया था, मैंने फॉर्मिक एसिड को इंक्लूड कर लिया। 1 2 3 बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, क्या ख्याल है आपका। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि देखो यहाँ पे sp, ये देखो इस सबसे पहले तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, जैसे ही कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा HCOO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस HC ट्रिपल बॉन्ड COO नेगेटिव, यस और नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आ जाएगा। यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखना, अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे ये sp कार्बन है, sp कार्बन है, अगर sp कार्बन है तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा, बिल्कुल सबसे ज़्यादा खींचेगा। तो 2 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा,
फिर यहाँ पे ये sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो sp सबसे ज़्यादा खींच रहा होगा, तो sp वाले की सबसे ज़्यादा, और फिर 3 जो ये अपना थर्ड वाला है ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो भी खींच रहा होगा। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना लेता है ना देता है, तो 1 की सबसे लीस्ट हो जाएगी। यस और नो? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल गलत है। यस, दिस इज़ रॉन्ग। तो भाई सही ऑर्डर क्या है? एक्चुअल ऑर्डर जो है उसका 2 की तो सबसे ज़्यादा होगी, मैं मानता हूँ इस बात को, 2 की सबसे ज़्यादा होगी, और फिर इसकी आ जाती है, फिर आती है फर्स्ट की, और फिर आती है थर्ड की। दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। अगर मैं पीके वैल्यू से आपको बताऊं तो इसकी पीके आती है 3.77 के अप्रॉक्स, इसकी पीके आती है 1.9 के अप्रॉक्स, एंड इसकी पीके आती है 4.2 के अप्रॉक्स। ये पीके वैल्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, ऐसा आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे sp मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये डोमिनेट कर गया, किस फॉर्मिक एसिड को ये डोमिनेट कर गया, फॉर्मिक एसिड पे जीत हो गई इसकी, तो इसीलिए 2 का तो सबसे ज़्यादा आ गया। लेकिन ये जो मतलब sp2 वाला है ये डोमिनेट नहीं कर पाया, खुद सोचो ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि HCOOH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है PHCOOH से। पीएच बोले तो फिनाइल, यस और नो? और फिनाइल में तो 6 sp2 कार्बन्स हैं, तो जब 6 sp2 कार्बन्स वाला जीत नहीं पाया तो ये 2 sp2 वाले जीत पाएंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए 2 की सबसे ज़्यादा, फिर 1, और सबसे कम 3 की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जेई एडवांस ने इसको तो इंक्लूड करा था, उसने फॉर्मिक एसिड को इंक्लूड नहीं करा था, तो अगली बार हो सकता है वो फॉर्मिक एसिड को भी इंक्लूड कर दे। आया समझ में? तो ये ऑर्डर सही है अपना, ये ऑर्डर गलत है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लेता तब वो इससे भी कम आ जाती, मतलब 3 के बाद ही आती। यस और नो? अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता ये वाला, वो और लास्ट में आ जाता। यस और नो? अगर उन 2 जो अभी 2 बच रहे थे एग्जाम्पल्स, वो पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड वाला और वो अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उन दोनों को भी मैं अगर इंक्लूड कर लूँ तो 3 के बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद कौन आ जाएगा? इस 3 के बाद कौन आ जाएगा? पैरामिथॉक्सी वाला, और उसके बाद कौन आ जाएगा अपना? वो अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। आया समझ में? तो ऐसे कंपैरिजन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो व्हाट एम आई सेइंग, राइट? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन करो। ये तो हमने कर लिया था कल, याद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हाँ, ये भी सुनना कि यहाँ पे लोग ना बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है? याद करो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी कॉन्जुगेट बेस के साथ, कई लोग ऑर्थो इफेक्ट बोल के चले जाते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट गलत है यहाँ पे। नो, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती है, ध्यान रखना। OH ऑर्थो इफेक्ट सो ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन OH एक छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप होना चाहिए, अल्काइल टाइप, NO2 टाइप, तब लगता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगता। कौन रोल प्ले करता है यहाँ पे? रोल प्ले करता है H बॉन्डिंग। ओके, इस केस में भी H बॉन्डिंग, इस केस में भी H बॉन्डिंग, ठीक है? इस केस में भी ऐसे हो रहा था H बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद। यस और नो? मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इससे जस्ट पिछले वाला एपिसोड आप देखो, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है? चलो ये करके दिखाओ, ये देखो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये साइक्लोब्यूटेन वाला, ये साइक्लोपेंटेन वाला। क्या लगता है आपको किसकी ऑर्डर सबसे मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है, तो क्या लगता है आपको किसकी ज़्यादा किसकी कम होनी चाहिए? बताओ, किसकी ज़्यादा किसकी कम होनी चाहिए? अगर आप प्लस आई के बेसिस पे सोच रहे हो कि भाई यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बना दो तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बना दो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बना दो नेगेटिव आ जाएगा, तो अब यहाँ पे ज़्यादा कार्बन एटम्स है तो ये ज़्यादा प्लस आई लगा रहा होगा। अगर ज़्यादा प्लस आई लगा रहा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो था ही नेगेटिव चार्ज, और बढ़ा रहा होगा तो ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगी। अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकंड बोलूँ और इसको थर्ड बोलूँ तो थर्ड वाला लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन के अल्काइल ग्रुप्स भी प्लस आई शो करेंगे, लेकिन साइक्लोपेंटेन से कम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, तो 3 लीस्ट एसिडिक, उससे ज़्यादा एसिडिक सेकेंड फॉलो, और उससे सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कम ही कार्बन एटम
एटम्स है, तो अगर ये भी प्लस आई शो कर रहा होगा तो बहुत ही कम करेगा कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड, बिकॉज लेस कार्बन एटम्स। साइक्लोपेंटेन वाली रिंग में बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स थे, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई शो होगा। इस केस में थोड़ा कम कार्बन एटम्स था, किसके मुकाबले, साइक्लोपेंटेन के मुकाबले, तो इसमें थोड़ा कम प्लस आई शो करेगा। तो 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की। ये आपने प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर से बताया मुझे, बट सही है, आपका ऑर्डर सही है, आई विल नॉट डिनाई इट, दिस ऑर्डर इज करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। बट इससे भी लॉजिकल रीज़न पता है, ये उतना लॉजिकल रीज़न नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। इससे भी लॉजिकल रीज़न क्या है पता है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये ज़्यादा लॉजिकल रीज़न यहाँ पे निकलता है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मैं कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूँ, ठीक है, एसिड तो तुम्हें पता ही है, वहाँ से अपना वो निकाल लेना H+, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस ये ऐसा होगा, बोलो यस और नो। हाँ, उसके बाद साइक्लोपेंटेन वाले की यस और नो। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में आपको ले जाऊं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा, अगर मैं इसको θ1 बोलूँ, इसको मैं θ2 बोलूँ और इसको मैं θ3 बोलूँ, तो अगर θ1, θ2, θ3 क्या एंगल ऑर्डर में आपसे पूछूं, तो डेफिनेटली आप बोलोगे यार θ1 सबसे कम है, ठीक है। θ1 क्या है, θ1 क्या है, θ1 सबसे कम है, ठीक है, यस और नो। θ1 क्या है, सबसे कम है, फिर θ2 है, फिर θ3 है। और आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि यार परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और ये थीटा क्या होता है, अपना बॉन्ड एंगल होता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, यस और नो। याद करो, जब परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते थे तो आप ऐसे करते थे कि मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था बताओ, S/S-1 इंटू 100, यस और नो। ऐसे ही हम निकालते थे परसेंटेज एस कैरेक्टर, बोलो यार यस और नो, ऐसे ही निकालते थे। तो यहाँ से आप देख लो कि ये जो थीटा है वो डायरेक्टली परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर उन बॉन्ड्स के बीच वो भी कम होगा, अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो उन बॉन्डों में जिनके बीच वो एंगल है, उन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल कम है, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल कम है, तो इन बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा या कम, तो पक्का ही जवाब जाएगा कम, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ेगा और यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पे सबसे कम है। एक बात बताओ, तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जिन बॉन्ड्स, इसके चारों ओर देखो, जो दो बॉन्ड है ना उसके चारों ओर देखो, जिन बॉन्ड्स के बीच परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है उसको छोड़ के जो रिमेनिंग बॉन्ड्स होते हैं उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर इन दोनों बॉन्ड एंगल, इसकी बात की है मैंने, अगर इन दोनों बॉन्ड्स के बीच परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो इस बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है, ये वाला, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यस और नो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। याद करो, तुमने ये पढ़ा होगा NF3 और NH3, यस और नो, NH3 ये NH3 है, ये NF3 था, ये NH3 है, NH3। तो तुमने क्या पढ़ा होगा, अगर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करते हो तो तुम ये बोलते हो यार फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या कर देता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज तो यहाँ पे थीटा डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा आती है NH3 कंपेयर टू NF3। और सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये लोन पेयर है, यहाँ पे भी ये लोन पेयर है, तो अब जो इन बॉन्ड्स के बीच जो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ है, तो जो कम हुआ वो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ
कहाँ गया होगा, वो जाता है इस लोन पेयर में। जो बचे वाले बॉन्ड्स होते हैं या जो बचे वाले लोन पेयर्स होते हैं उनमें चला जाता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, जो डिक्रीज होती है। यस और नो? तो अगर इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में से आपसे पूछूं, बताओ दोनों लोन पेयर में से परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ है, तो आप बोलोगे यार परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा यहाँ है। आया समझ में? वाई? बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर, यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर घटा वो साफ साफ कहाँ चला जाएगा, इस लोन पेयर में। आया समझ में? सिमिलर वही कॉन्सेप्ट में यहाँ लगा रहा हूँ कि अगर इन दोनों बॉन्ड्स के बीच परसेंटेज एस कैरेक्टर घटा तो बाद बाकी परसेंट जो घटा वो गया कहाँ, वो गया इस बॉन्ड में, रिमेनिंग बॉन्ड्स में, तो इसमें चला गया। अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो मतलब ये वाला, ये बॉन्ड जिस ऑर्बिटल से बना होगा उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा आ गया। ये बोल सकते हैं ना, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में बढ़ा है तो मतलब ये बॉन्ड किसी ना किसी ऑर्बिटल से बना है, तो उस ऑर्बिटल में क्या हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस और नो? बोलो, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, तभी तो बोलते हो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो ये जो बॉन्ड है जो जिस ऑर्बिटल से बना होगा उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो खींचने की पावर बढ़ जाएगी। अगर खींचने की पावर बढ़ जाएगी तो इसको पक्का ही स्टेबलाइज कर देगा, इसको औकात में ला देगा, क्योंकि यही तो चाहता है कोई ऐसा जुड़े जो खींच ले, मेरे इस नेगेटिव चार्ज को औकात में ला दे, कम कर दे। यस और नो? तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आती है। दिस इज द एक्चुअल रीज़न। ओके, प्लस आई से आपने ऑर्डर तो निकाल लिया बट एक्चुअल रीज़न कुछ ऐसा है। ठीक है, सिमिलर अब देखो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा बढ़ा तो मतलब थोड़ा सा, यहाँ पे तो सबसे कम था, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा सा ही बढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर था इन दो बॉन्ड्स में। सिमिलरली यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा इन बॉन्ड्स के बीच परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। अगर थोड़ा सा होगा तो यहाँ पे जो बढ़ेगा वो थोड़ा सा ही बढ़ेगा। यस और नो? थोड़ा सा ही बढ़ेगा इन बॉन्ड्स में, इस बॉन्ड्स में देखो इस बॉन्ड में थोड़ा सा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल में। अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो इन बॉन्ड्स में थोड़ा सा परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ गया होगा। अगर इन बॉन्ड्स में थोड़ा सा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया होगा तो यहाँ कितना ट्रांसफर हुआ होगा, थोड़ा सा। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम था, यहाँ पे थोड़ा अब इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे इसके जितना यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था उसके मुकाबले तो यहाँ कम ही ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड एंगल अब बढ़ रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पे कम ट्रांसफर होगा। कम ट्रांसफर होगा तो कम खींच पाएगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, कम खींच पाएगा तो ये कम एसिडिक होगा। सिमिलरली अब ये तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ गया, अगर बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर यहीं ज़्यादा हो गया, तो अगर यहीं ज़्यादा हो गया तो यहाँ तो कम रह जाएगा। यस और नो? यहाँ तो परसेंटेज, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर अब कम रह जाएगा। अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम रह जाएगा तो ये बिल्कुल ही नहीं खींचेगा, बोलेगा मैं तो खींचूंगा ही नहीं, मेरे में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ही नहीं। यस और नो? बहुत कम है, तो मैं उतने साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन की तरह तो मैं नहीं खींच पाऊंगा। यस और नो? तो इसीलिए यहाँ पे सबसे कम खींचेगा, तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर अभी निकाला कि 1 की सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यस और नो? आया समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं जो बच गए थे हमारे। ठीक है, चलो ये करो, ये वाला करो। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ वो करना है तुम्हें, ये वाला करो। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ भाई, एक बार देखने दो सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, राइट? ओके, चलो करो, इस क्वेश्चन को करो। H3O पॉजिटिव, H3S पॉजिटिव, H3Se पॉजिटिव, क्या लगता है आपको क्या आनी चाहिए एसिडिक ऑर्डर? देखो, अगर आपने ऐसा बोला है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की आएगी, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ऐसा क्यों? लेट मी टेल यू, राइट? देखो ये क्या है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव कैसा होगा? ऐसा रहा होगा। यस और नो?
ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली SH3 पॉजिटिव कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। ऑफकोर्स दिस इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, बट मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज एक लोन पेयर तो अभी भी है, एक लोन पेयर तो इस पे अभी भी है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाँ, S3S पॉजिटिव क्या है, H3 Se पॉजिटिव, Se पॉजिटिव क्या रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो डेफिनेटली अगर मान लो कोई बेस यहाँ से, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली सल्फर पे भी पॉजिटिव चार्ज, सेलेनियम पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि यार मेरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो। ऑक्सीजन तो पूरा पागल की तरह चाहेगा कि मेरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो। वाई, बिकॉज अगर जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो ये न्यूट्रल बन जाएगा ना, हाँ या ना, न्यूट्रल बन जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर यहाँ से H+ चला जाए, यहाँ से H+ चला जाए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, एसिडिक कहलाएगा, क्योंकि ये H+ छोड़ रहा है। ये सुनो, ये क्या कहलाएगा, एसिडिक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये H+ छोड़ रहा है। ये नो, और जो H+ रिलीज करता है वो एसिड होता है। तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इस पे शिफ्ट हो जाए तो डेफिनेटली एसिड बन जाएगा। और कब होगा शिफ्ट, जब कोई बेस आएगा और इस H+ को लेके भागेगा, हाँ या ना, तभी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे। यस और नो, तो डेफिनेटली ये तीनों क्या हैं, एसिड्स हैं। एसिड्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं और इनमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई अब तीनों में से ज़्यादा तुमने 1 को कैसे बोला, फिर 2 फिर 3, ऐसा क्यों बोला तुमने। रीज़न बिंग, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बाद बाकी वो रेडियो एक्टिव होता है पोलोनियम, उसकी बात छोड़ते हैं। टॉप टू बॉटम अगर मैं जाऊँ तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रही होगी, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रही होगी तो डेफिनेटली वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को मैं खींचूं, मेरे से इलेक्ट्रॉन कोई ले ना जाए, मैं खींचने का काम करूंगी। लेकिन उस पर क्या तुमने ला दिया ऑलरेडी, पॉजिटिव चार्ज। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसका काम ही खींचना है, सेकेंड टॉपर है पीरियोडिक टेबल का, उस पर तुमने क्या ला दिया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिसका काम है खींचना, उससे तुमने खींच लिया। जिसका काम है तुमसे खींचना, उससे तुमने खींच लिया। तो ये तो पागल ही हो जाएगा ना भाई, कि भाई मैं तो हमेशा खींचता था, आज मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर जा चुका है। तो ये तो पागल ही हो जाएगा, बोलेगा भाई मेरे पॉजिटिव चार्ज को बहुत जल्द न्यूट्रलाइज कर। बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है अनस्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। तो इस सब पे तो कुछ हद तक पॉजिटिव चार्ज रह भी जाएगा कुछ देर के लिए, कि चलो भाई ये सब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जब बेस आएगा H लेके चला जाएगा, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली सल्फर भी यही बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ ऑक्सीजन से, तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ देर के लिए मैं रख सकता हूँ, कोई बेस आएगा H+ को लेके जाएगा, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी उसके बाद। लेकिन ऑक्सीजन तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो पगला जाएगा भाई, बोलेगा भाई मैं तो मतलब सेकेंड टॉपर हूँ, मैं दूसरे से खींचना जानता हूँ, मेरा ही तुम ले गए इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मेरा ही ले गए, ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए ये चाहेगा कि मेरा H+ सबसे ज़्यादा जल्दी कोई आए और लेके चला जाए। तो दैट्स वाई फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड की, फिर थर्ड की। बिकॉज सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू सेलेनियम, तो सेलेनियम ज़्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सल्फर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन तो 2 मिनट के लिए भी नहीं कर सकता, हाँ या ना। तो आइए आपको समझ में ये बात, वाई फर्स्ट is more acidic compared to second and second is more acidic compared to third because of this electronegativity factor. more electronegativity एटम पे, more electronegative एटम पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं अनस्टेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस एसिडिक ऑर्डर इज करेक्ट। चलो इसमें बताओ, अब ये करो, इसमें बताओ इसमें क्या इरादा है आपका, इसमें क्या इरादा है आपका। ये एक एसिड है, ये एक प्रोटोनेटेड एसिड है, यस और नो। अगर इसी एसिड की रिएक्शन मैं H+ के साथ करवा दूं तो डेफिनेटली ये वाला लोन पेयर जो होगा, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा। तो मतलब ये क्या था, ये अपना एसिड है, और ये क्या है, ये प्रोटोनेटेड एसिड है, यस और नो। H+ के साथ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन ही तो बोलते हैं। अगर लोन पेयर कोई H+ को एक्सेप्ट करता है तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, यस और नो, बोलो हाँ या ना। तो ये प्रोटोनेटेड एसिड है। सिमिलरली ये क्या एसिड था,
अब एक बात बताओ, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये कब बना होगा? देखो अगर मैं यहाँ पे OH ले लूँ और इसकी रिएक्शन में H+ के साथ करवा दूँ, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूँ? H+ के साथ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस H+ को लेगा और फाइनली ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो OH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब ये क्या है? ये किससे बना होगा? अल्कोहल से बना होगा। लेकिन अब कैसा है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये। क्या है ये? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बिकॉज अल्कोहल ने क्या किया? H+ को एक्सेप्ट किया तभी जाके ये बना। तो पहले था अल्कोहल, अब बन चुका है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सिमिलरली ये पहले था एसिड, अब ये बन चुका है प्रोटोनेटेड एसिड। यस और नो? तो अब बताना है आपको कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रही होगी, आपको बताना है। चलो बताओ क्या होगा, बताओ। अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर आपको बताता हूँ, अगर आपने नहीं किया तो सीख लो, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट, इसको बोलता हूँ सेकेंड और इसको बोलता हूँ थर्ड, तो एक बात बताओ, सेकेंड की सबसे ज़्यादा आएगी, फिर आएगी थर्ड की और फिर आएगी फर्स्ट की। दिस ऑर्डर इज़ करेक्ट। यस, दिस ऑर्डर इज एग्जैक्टली करेक्ट। वाई? रीज़न बिंग, सुनना ध्यान से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक बात बताओ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ठीक है। अभी सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो आप, ठीक है, सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो। देखो मैं बनाता हूँ, सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो आप। देखो अगर पहले ये था अपना, यस और नो, पहले वाला ये था, अगर इसका आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, O नेगेटिव, यस और नो। फिर अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है हमें तो कौन सा H+ जाएगा, ये वाला या ये वाला, कौन सा H+ जाएगा? तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि वो H+ जाएगा जो मतलब हाईली एसिडिक होगा। तो हाईली एसिडिक कौन है? देखना, ये H+ इज हाईली एसिडिक कंपेयर टू दिस H+। वाई? बिकॉज अगर ये H+ यहाँ से बाहर जाता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और अगर ये H+ यहाँ से बाहर जाता है तो पूरी सिस्टम न्यूट्रल कहला जाएगी। यस और नो? पूरी सिस्टम न्यूट्रल। अगर यहाँ से इस H+ को मैं भगाता हूँ, इस H+ को मैं रिलीज़ करवाता हूँ तो क्या मिलेगा हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, कुछ ऐसा आएगा। और ये सिस्टम पूरा न्यूट्रल है। यहाँ पे तो ये तो चार्ज्ड सिस्टम बन गया, ये न्यूट्रल सिस्टम बन गया, तो इसीलिए ये वाला H+ जाएगा, ये वाला H+ कतई नहीं जाएगा, ये वाला H+ कतई नहीं जाएगा। आया समझ में? सिमिलरली यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ से एक H+ को निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत, यही वाला जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थे हमारे पास 2 H+ के, तो कौन सा H+ जाएगा जिससे ओवरऑल सिस्टम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। यस और नो? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से अपने को OH बन जाएगा। यस और नो? अब देखो ये भी न्यूट्रल हो रहा है, ये भी न्यूट्रल हो रहा है कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद, लेकिन ये कैसा बन जा रहा है? ये चार्ज बन जा रहा है। ये कैसा है? ये न्यूट्रल है। ये भी कैसा है? ये भी न्यूट्रल है। तो मेरे को आप एक बात बताओ, न्यूट्रल तो हमेशा चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होंगे ना, हाँ या ना? न्यूट्रल तो चार्ज से ज़्यादा ही स्टेबल होंगे। तो इस बेसिस पे हम इतना तो ज़रूर कमेंट पास कर सकते हैं कि भाई अगर ये 1 था और अगर ये 2 था, अगर ये 3 था, तो डेफिनेटली 3 मतलब 2 और 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ, 2 और 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही रही होगी कंपेयर टू 1 से। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ 1 योर कॉन्जुगेट बेस इज चार्ज्ड, वाइल इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड योर कॉन्जुगेट बेस इज न्यूट्रल। यस और नो? बोलो, आया समझ में? तो अब सवाल उठता है कि भाई सेकंड थर्ड तो ज़्यादा ही एसिडिक रहा होगा कंपेयर टू फर्स्ट। अब सवाल उठता है कि भाई सेकंड थर्ड में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, सेकंड और थर्ड में कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, जब यहाँ से H+ गया तो ये न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, जब यहाँ से H+ गया तो ये न्यूट्रल हो गया और ऐसा बना लिया। लेकिन अब फिर तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब कैसे कंपैरिजन करें? तो कंपैरिजन कर लेंगे हम आराम से। देखना कैसे, यहाँ पे जिस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था उसकी हाइब्रिडेशन क्या थी? sp2। यहाँ पे जिस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था उसके पास उसकी हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3। बताओ कौन सा मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन रहा होगा? डेफिनेटली sp2 वाला। यस और नो? डेफिनेटली कौन सा वाला? sp2 वाला, क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 से। यस और नो? तो sp2 वाला sp2 वाला ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा कंपेयर टू इस ऑक्सीजन के। अगर sp2 वाला अगर sp2 वाला ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अनस्टेबल
हाँ या ना? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अनस्टेबल, अगर ज़्यादा अनस्टेबल तो वो चाहेगा कि सबसे पहले मैं H+ छोड़ूंगा क्योंकि मुझे सबसे पहले न्यूट्रल होना है। यस और नो? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन, बिकॉज ये sp3 पर है और ये पॉजिटिव चार्ज sp2 पर है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अगर ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि मेरा H+ सबसे पहले भाग जाए। इसीलिए 2 की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू 3, और तब अपना ये ऑर्डर आ जाएगा। बोलो यार, समझ में आया या नहीं आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया सवाल? ये रहा। ठीक है, हाँ चलो ये करते हैं भाई, बताओ। ठीक है, अब ये हो गया अपना, आया समझ में? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक एक चीज़ बता रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो ये वाला करो, अब ये वाला करो। ये एसिड है, ये फिर से वही, ये अपना एसिड, ये क्या है? ये प्रोटोनेटेड एसिड, प्रोटोनेटेड एसिड, यस और नो? ये क्या है? प्रोटोनेटेड एसिड। और ये क्या है अपना? वही याद करो, अल्काइल अमोनियम, अल्काइल अमोनियम, अल्काइल अमोनियम आयन, अल्काइल अमोनियम आयन बोल सकते हैं। यस और नो? तो इन तीनों में इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको मैं बोलता हूँ 3। बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा और किसकी सबसे कम? बीच में कौन आएगा ये भी बताना है आपको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, जो अपना स्लाइड था उस पर मैं आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। देखना, देखो सबसे पहले क्या है? वही फिर से एसिड है। यस और नो? फिर से क्या है? अल्काइल एसिड था, और फिर से क्या है अपना यहाँ पे? प्रोटोनेटेड एसिड था। क्या था? प्रोटोनेटेड एसिड था। तो यहाँ पे OH, और फिर क्या है? फिर अपना है NH3 पॉजिटिव। यस और नो? याद करो, मैंने आपको एक टेबल बताया था कल, उसमें मैंने आपसे बहुत सारे pKs डिस्कस किए थे। सबसे पहले तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट, ये अपना सेकंड, ये अपना थर्ड, ये अपना थर्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब इन दोनों के मुकाबले, इसके भी मुकाबले और इसके भी मुकाबले। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो भी किस ऑक्सीजन पे? sp2 वाले पे। sp2 वाले पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल रहा होगा ऑक्सीजन, बोलेगा भाई H+ को ले जा, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा। अब सवाल उठता है भाई 1 और 3 में कैसे कंपेरिजन करोगे? 1 और 3 में कैसे कंपेरिजन करोगे? तो कई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो डेफिनेटली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है एसिड में, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने पे नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये कैसा आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। और दुनिया जानती है कि चार्ज मॉलिक्यूल्स आर लेस स्टेबल कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो आप ऐसा कर दोगे कि 2 के बाद फिर 3/3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और फिर 1 की आ जाएगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने पाप कर दिया, ये गलत ऑर्डर है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर इज़ 2 की सबसे ज़्यादा, फिर 1 की, और सबसे कम 3 की। अब तुम्हारे चक्कर आ रहे होंगे, तुम जो बोलते हो वैसा हो नहीं रहा है, कुछ और हो जा रहा है। यही खूबसूरती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था? pKa टेबल बताया था। उस pKa टेबल को मैंने बोला था आपको कि आप अपने फ्रंट वॉल पे चिपका लो, वो लिख के, आपको हर जगह वो काम आएगी। यस और नो? हाँ, यहाँ हम सही लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो रहा है, यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए थी, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट उल्टा ही है, 1 की ज़्यादा है, इसकी कम है। याद करो, इसका मैंने pK, अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स का pK होता है 4 to 5 के रेंज में, 4 to 5 के रेंज में आती है। लेकिन अल्काइल अमोनियम का बताया था मैंने pK 10 to 11 के आसपास आता है। मतलब pK जितना ज़्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम, pK जितना कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसका pK कम है इसीलिए फर्स्ट की ज़्यादा आई, इसका pK ज़्यादा था इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम आई। अब लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एक बात बताओ मेरे को आप, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम होती है ना? हाँ या ना? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से कम होती है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है तो नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज को कुछ देर के लिए होल्ड तो कर ही सकता है। ऑक्सीजन की तरह तो पागल नहीं हो जाएगा ना कि भाई मैं सेकंड टॉपर हूँ, मैं दूसरों से खींचना जानता हूँ, मेरा कौन खींच लेगा, किसकी इतनी हिम्मत। ऐसा तो नाइट्रोजन नहीं बोलेगा ना।
नाइट्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज को कुछ देर तक होल्ड कर सकता है। तो जब यहाँ से आएगा N न्यूट्रल बनेगा, तो बोले अगर मैं न्यूट्रल मतलब कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद नाइट्रोजन से पूछूंगा क्या भाई क्या हालचाल, तो बोलेगा प्रोटोनेटेड जब था मैं, जब मुझ पर पॉजिटिव चार्ज था तो थोड़ी दिक्कत थी, ऐसी बात नहीं है दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी बट थोड़ी ही थी, झेल रहा था मैं, आराम से चल रही थी, कट रही थी ज़िंदगी। लेकिन न्यूट्रल कर दिया तो अब और अच्छे से कट रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें भी मेरा कोई ज़्यादा बुरा हाल नहीं था, कट रही थी ज़िंदगी। यस और नो ऐसा बोलेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब यहाँ से तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो आपने इस बेसिस पे बोला कि न्यूट्रल हो गया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है क्योंकि नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे थर्ड मतलब कम हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ और 1 कैसे जीता। लेकिन यहाँ जब आपने ये बनाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, और ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव को तो होल्ड कर ही सकता है, ये नेगेटिव को तो होल्ड कर ही सकता है। तो जब मैंने इसको और इसको आमने सामने लाया तो बोला भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ने बोला भाई मैं तो तेरे से ज़्यादा ही एसिडिक रहूँगा, तू न्यूट्रल में भी चला जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब तेरा कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो तू न्यूट्रल हो जाएगा, तब भी तुझसे मैं ज़्यादा ही एसिडिक रहूँगा। क्यों? क्योंकि जब मतलब तू नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है तेरे ऊपर, तू पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है कुछ देर तक। और अगर यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद मुझ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हूँ, मैं तो खींचना ही पसंद करता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझ पर आ भी जाती है तो मैं उसको काफ़ी देर तक होल्ड कर सकता हूँ। यस और नो। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक ही है, कोई मतलब पूरा ही पागल तो नहीं हो जाएगा नाइट्रोजन कि भाई मेरे पॉजिटिव चार्ज को हटाओ, उतना भी अनस्टेबल नहीं होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक स्टेबल होता है। यस और नो आया समझ में? ऑफकोर्स चार्ज है तो अनस्टेबल ही होगा, बट होल्ड कर सकता है वो। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वो अनस्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वो अनस्टेबल होगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट की ज़्यादा कंपेयर टू थर्ड। और पीके वैल्यू से भी पता चल रहा है, जो हमने आपको कल बताया था कि भाई पीके वैल्यू आप क्या करो, फ्रंट वॉल पे चिपका लो। यस और नो, नज़र पड़ती रहेगी तो अच्छा रहेगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, मतलब ज़्यादा जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी। यस और नो आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। चलो अब ये करो भाई, ये करो, ठीक है, ये करो, जितने क्वेश्चन है सब कर लेते हैं हम आज। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ये है अपना फर्स्ट, ये अपना सेकंड, और ये अपना थर्ड। ठीक है बताओ, लेट मी चेक सब कुछ सही चल रहा है ना। बताओ भाई इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ। बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, बताओ। कर लिया? देखो इसका एसिडिक, मैं आपको आंसर बताता हूँ फिर मैं लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, देखो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो होगी वो होगी फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड की, और फिर थर्ड की। यस ये आएगा इसका, ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं, इसका। ठीक है, यस फर्स्ट की सबसे ज़्यादा। देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली ये तो पागल हो रखा होगा कि भाई मेरे H+ को सबसे पहले ले जा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। अब सेकंड और थर्ड में कैसे किया, याद करो मैंने आपको पीके टेबल में बताया था, ये क्या है, ये है अराइल अमोनियम आयन, एनिलीनियम आयन जिसको आप बोल सकते हो, नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीनियम आयन है। यस और नो। और इसकी पीके रेंज क्या थी, 3 to 5। और ये क्या है, यहाँ पे CH2 आ गया, तो ये क्या है, अल्काइल, ये RNH3 पॉजिटिव टाइप का है। और इसकी पीके रेंज क्या होती है, 10 to 11। यस और नो। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू थर्ड, और फर्स्ट की तो सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, H3O पॉजिटिव। इनफैक्ट सच बताऊँ तो इसकी आती है -1.74 के आसपास। ठीक है, -1.74 के आसपास। आया समझ में आपको? आई होप समझ में आया होगा। चलो भाई अब ये करो, वो समझ में आ गया होगा आई होप। ये करो, ये था अपना फर्स्ट, ये था अपना सेकंड, ये था अपना थर्ड। ठीक है, ये था अपना थर्ड। बताओ क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, पहले बताओ क्या होना चाहिए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
फर्स्ट ये है तुम्हारा, सेकंड ये है और थर्ड ये है। बताओ तीनों में ऑर्डर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा ऑर्डर। लेट मी चेक, सब कुछ सही चल रहा है ना भाई। चलो बताओ क्या आएगा। देखो करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। गेम कॉन्जुगेट बेस में डायरेक्ट बनाता हूँ, तो सबसे आप ही बताओ मेरे को, इसमें मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा दिख रहा है? ये वाला एक्टिव मिथिलीन प्रोटॉन, बोलो यार। सिमिलरली ये भी क्या होगा? एक्टिव मिथिलीन प्रोटॉन। यस और नो? ये भी कौन सा? बीच वाला प्रोटॉन। दो कार्बोनिल के बीच में फंसे हैं ये दोनों, तो मतलब ये सब एसिडिक प्रोटॉन्स हैं। तो मतलब प्रोटॉन यहाँ से एक बार जाएगा H+, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्डो, यहाँ डबल बॉन्डो, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करोगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्डो, यहाँ पे भी डबल बॉन्डो और यहाँ पे नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। सिमिलरली जब 6 वाले की बात करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्डो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार यस और नो? आया समझ में? अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा। सिमिलरली ये इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा। सिमिलरली ये इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा। ये भी इस कार्बोनिल के साथ भी और इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेजोनेंस तो हो रहा होगा सब में। एक बात बताओ मेरे को आप कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो डेफिनेटली पी ऑर्बिटल्स क्या रहे होंगे? एक दूसरे के पैरेलल रहे होंगे, तभी रेजोनेंस हो रहा होगा। यस और नो? बोलो। यहाँ पे अगर मैं पी ऑर्बिटल दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं पी ऑर्बिटल दिखाऊं तो कुछ ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, बोलना बस। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल रहा होगा। और ये सारे पी ऑर्बिटल्स कैसे रहे होंगे? एक दूसरे के पैरेलल रहे होंगे, तभी तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस हो पा रहा होगा। बोलो यार, इफेक्टिव रेजोनेंस हो पा रहा होगा। अगर रेजोनेंस होना है तो पी ऑर्बिटल्स को तो एक लाइन में अलाइन होना पड़ेगा ना, पैरेलल आने पड़ेंगे ना, तभी तो रेजोनेंस होगा। यस और नो? तो ये आ गए, एक लाइन में आ गए, पैरेलल हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा होगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल रहा होगा ऐसे। यस और नो? इस पी ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर वाला है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल और यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल, और ये आपस में क्या कर रहे होंगे? कॉन्जुगेट कर रहे होंगे। यस और नो? ये आपस में कॉन्जुगेट कर रहे होंगे। लेकिन एक बात बताना, क्या यहाँ पे पी ऑर्बिटल हमेशा के लिए पैरेलल रह पाएगा क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। ये इसके रेस्पेक्ट में, ये बीच वाले पी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में ये पी ऑर्बिटल या ये पी ऑर्बिटल्स पैरेलल रह पाएंगे हमेशा क्या? तो आप जरा ध्यान से सोचो तो आपका आंसर आएगा कि नहीं रह पाएंगे। वाई? रीजन बीइंग, देखो ये क्या है यहाँ पे, ये बीच में कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके अलोंग क्या हो सकता है? रोटेशन हो सकते हैं। और अगर रोटेशन हो सकते हैं तो पी ऑर्बिटल्स इसके परपेंडिकुलर भी जा सकता है। अभी पैरेलल है, जैसे ही रोटेशन हो जाएगा तो ये अलग एंगल पे चले जाएंगे, ये पी ऑर्बिटल, ये वाले, ये और ये वाले, ये वाले, इस बीच वाले पी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल अलग एंगल में चले जाएंगे, अलग दुनिया में अलाइनमेंट हो जाएगी उसकी। तो क्या अब इफेक्टिव रेजोनेंस हो पाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। लेकिन साइक्लिक के केस में क्या था? साइक्लिक में तो आपने बांध दिया है, टाई कर दिया, तो ये इसके अलोंग रोटेशन हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक वाला टूट जाएगा, घूमेगा नहीं। हाँ या ना? आया समझ में? साइक्लिक वाले में तो तुम बॉन्ड तोड़ दोगे, घूमेगा कहाँ वो, क्योंकि तुमने टाई कर दिया है। लेकिन यहाँ पे तो फ्री रोटेशन हो सकता था, यहाँ तो प्योर सिंगल बॉन्ड है अपना एकदम, मतलब सिंगल बॉन्ड तो है ही ना, तो यहाँ पे रोटेशन हो सकते हैं। और अगर रोटेशन हो सकते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा जनाब? यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। और इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ साइक्लिक वाले से कम आएगी, साइक्लिक वाले से कम आएगी। क्यों? क्योंकि साइक्लिक में क्या होगा? इफेक्टिव रेजोनेंस हो पाएगा, पी ऑर्बिटल्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल अलाइनमेंट में होंगे। हाँ या ना? किसके केस में? साइक्लिक वाले केस में। तो अगर ये 1 है, अगर ये 2 है और अगर ये 3 है, तो मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आने वाली है, 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आने वाली है। फिर किसकी? थर्ड की। फिर किसकी?
2 की। अब तुम्हारे मन में फिर से एक सवाल चल रहा होगा, चलो मान लिया यहाँ पे रोटेशन हो जाएंगे, पी ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट मिल नहीं पाएगा, इफेक्टिव रेजोनेंस हो नहीं पाएगा, तो 2 की एसिडिक स्ट्रेंथ तुमने सबसे कम कर दी, मान गया। सवाल उठता है भाई 1 और 3 में तुमने कैसे कंपैरिजन किया? यहाँ पे तो दोनों साइक्लिक है, दोनों में इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई लग रहा होगा, तो ज़्यादा प्लस आई लग रहा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ? ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन घटा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा प्लस आई लगा के। यहाँ पे लेस कार्बन एटम्स है, तो ये कम प्लस आई लगा रहा होगा, तो कम मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो उतना नहीं बढ़ा पाएगा, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। यस और नो? या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे θ1 है और यहाँ पे θ2 है, तो डेफिनेटली θ1 इज़ लेसर देन θ2। यस और नो? θ2 बड़ा होगा, θ1 कम होगा। अगर θ1 कम होगा तो इस बॉन्ड्स में, इन बॉन्ड्स में परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाएंगे। तुम्हें दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना भाई? ठीक है, देखो तो इन बॉन्ड्स में क्या हो जाएंगे, इन बॉन्ड में परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा कम है, θ1 कम है, इसमें भी, इसमें इस बॉन्ड में भी। अगर इन दोनों बॉन्ड्स में परसेंटेज कैरेक्टर कम होंगे तो जाएंगे कहाँ, कम होके जाएंगे कहाँ, तो वो जो बचते हैं उनमें चले जाते हैं। तो ज़रा यहाँ मैं बताता हूँ कि भाई देखो, इनमें परसेंटेज कैरेक्टर कम हुआ, देखो ध्यान से बस देखना भाई, यहाँ पे क्या हुआ, परसेंटेज कैरेक्टर इनमें कम हुआ, इन बॉन्ड्स में परसेंटेज कैरेक्टर क्या हुआ, कम हुआ, इस बॉन्ड्स में भी परसेंटेज कैरेक्टर कम हुआ। जिन बॉन्डों के बीच एंगल होती है उनमें कम हो जाती है, जिन बॉन्डों के बीच एंगल होगी उनमें परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाएंगे, तो जाएगा कहाँ, बचा हुआ क्या है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज वाला, तो इसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कहीं घटेगा तो कहीं बढ़ेगा, तो जो बचते हैं उसमें बढ़ जाते हैं। और अगर इसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया, मतलब जिस ऑर्बिटल में ये रहा होगा नेगेटिव चार्ज, उस ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया। अगर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गया मतलब उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और कोई भी अगर किसी में नेगेटिव चार्ज है किसी ऑर्बिटल में, तो वो चाहेगा ही नेगेटिव चार्ज कि मैं उस ऑर्बिटल में जाऊं जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, इस ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इस ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर का इंक्रीमेंट हुआ है। आया समझ में? लेकिन सिमिलरली यहाँ पे θ2 क्या है, θ2 ज़्यादा है, तो यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर उतना नहीं घटा होगा। अगर उतना नहीं घटा होगा तो इसमें उतना बढ़ा नहीं होगा, इस लोन पेयर में उतना बढ़ा नहीं होगा। अगर उतना बढ़ा नहीं होगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को इस ऑर्बिटल में उतना स्टेबल फील नहीं कर रहा होगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ 5 मेंबर्ड वाले से कम हो जाएगी। आया समझ में? दैट्स वाई फर्स्ट 5 मेंबर्ड वाला सबसे ज़्यादा, फिर 3, फिर 2। आया समझ में? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये करो, ठीक है, चलो ये करो, अब ये क्वेश्चन करो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट। सब सारे क्वेश्चन करने, जो मैं करवा रहा हूँ सब करना है, ठीक है? ये करो, देखो इसमें 5 मेंबर डाइकीटो है, यहाँ पे भी डाइकीटो है, और ये क्या है जानते हो? स्क्वायरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं, स्क्वायरिक एसिड, ठीक है? स्क्वायरिक, स्क्वायर जैसा है ना, स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। कर लिया? हो गया या फंस गए? बताओ। सबसे पहले वही काम जो हम अब तक करते आए हैं, सबसे पहले मुझे देख लेने दो क्या तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, सब दिखाई दे रहा है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो H+ को हटा दिया हमने, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से कुछ ऐसा बन गया अपना, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन जाएगा, तो डेफिनेटली ये बीच में 2 कार्बोनिल के बीच में फंसा हुआ प्रोटॉन है, तो यही जाएगा, तो ये बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अपना कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो? और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब आप H+ बाहर निकालोगे, यहाँ पे H+ निकालने के बाद ये बना, और जब यहाँ पे निकालोगे तो कहाँ से निकलेगा? डेफिनेटली इससे निकलेगा। बोलो यार, इससे निकलेगा या नहीं निकलेगा?
पक्का ही निकलेगा। अगर इससे निकलेगा तो देखना क्या बनता नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, यहाँ पे क्या बन जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये और नो, हाँ या ना, यही होगा ना। अगर यही होगा तो आप एक बात बताओ, ये क्या है, ये है। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ूं और इसको भी इधर तोड़ूं, तो अगर इसको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो अब कैटायन एनायन बना, मतलब ये जो कंपाउंड बना, चार्ज स्पीसीज जो बना अपना, वो क्या हो रहा है, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, एरोमेटिक। देखो यार, देखो 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 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक। हाँ या ना, आया समझ में? दिखा तुम्हें, बोलो दिखा तुम्हें, अरे हाँ या ना, दिखा तुम्हें। और साथ के साथ तुम्हें एक और चीज़ दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो ऑक्सीजन पे पहले ही से नेगेटिव चार्ज है। जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये पाई में कन्वर्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH एज इट इज़, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज़, और यहाँ पाई था अब वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब पहले भी नेगेटिव चार्ज, अब रेजोनेंस करके भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, जो कि स्टेबल फेनोमेनन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है तो, हाँ या ना। लेकिन अगर इस, और साथ में एक और एड ऑन फैक्टर क्या है, ये जो स्पीसीज बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो क्या है, नेचर में एरोमेटिक है। तो इसके पास दो फैक्टर हैं कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस है, साथ में एरोमेटिक है। तो इसके पास तो सब कुछ मिल गया जो इसको चाहिए था, वरदान मिल चुका है इसे। तो डेफिनेटली इस तीनों के केस में हम बोल सकते हैं कि स्क्वायरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इससे भी और इससे भी। अब सवाल उठता है इन दोनों में क्या करोगे, इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करोगे? तो भाई ये दोनों भी, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे तो अब रोटेशन वाला फेनोमेनन तो हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों ही साइक्लिक है, दोनों डाइकार्बोनिल है, दोनों साइक्लिक है। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यस और नो। सिमिलरली ये भी रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है। तो भाई अब कैसे कंपैरिजन करोगे, बताओ मेरे को, कैसे करोगे कंपैरिजन? तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कार्बोनिल इस बेंजीन वाले पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, हाँ या ना। और अगर ये कार्बोनिल इस बेंजीन वाले पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस हो गया। जब ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज को वेट करना पड़ेगा, अगर उसे इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करना है तो, हाँ या ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को वेट करना पड़ेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, हाँ या ना। जब ये कॉन्जुगेशन करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, बोलो यार, ये नेगेटिव चार्ज नहीं कर पाएगा, हाँ या ना, नहीं कर पाएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के साथ कभी इस ऑक्सीजन के साथ, कभी इस ऑक्सीजन के साथ खूब भर भर के करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो सिस्टम बनी अपनी वो मतलब फुल कॉन्जुगेशन नहीं बल्कि एक्सटेंडेड वाला, नहीं क्रॉस वाला सिस्टम बनता नज़र आ गया। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करना चाहेगा उस समय हो सकता है ये वाला इसके साथ रेजोनेंस कर जाए, हाँ या ना। तो डेफिनेटली इस नेगेटिव चार्ज को फुल कॉन्जुगेशन मिल नहीं पाएगा जितना कि इस नेगेटिव चार्ज को इस कंपाउंड में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन भी तो है कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करने वाला, बस नेगेटिव चार्ज तो ही नहीं करेगा, बेंजीन भी करेगा। जब बेंजीन करेगा तो ये बैठा ही रह जाएगा, बोलेगा भाई बेंजीन जब छोड़ेगा रेजोनेंस करना फिर मैं कर पाऊंगा। तो इसीलिए इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। किस केस में, सेकंड वाले का मतलब कॉन्जुगेट बेस में। तो अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो गई कंपेयर टू फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपेयर टू सेकंड। तो हम बोल सकते हैं सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ, स्क्वायरिक एसिड को हमने थर्ड बोला था भाई, स्क्वायरिक एसिड को थर्ड बोला था, ये 1 ये 2 और ये 3, तो 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा। स्क्वायरिक एसिड को बोलो यार, स्क्वायरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, तो 3 की सबसे ज़्यादा। फिर किसकी, फिर फर्स्ट की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस हुआ। और सेकंड में इफेक्टिव रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे किसने धोखा दिया, फिनाइल रिंग ने धोखा दिया। फिनाइल रिंग भी बोला कि मैं भी रेजोनेंस कर जाऊँगा कार्बोनिल के साथ। जब फिनाइल रिंग रेजोनेंस कर जाएगा तो फिर नेगेटिव चार्ज को बैठना पड़ेगा, हाँ या ना। तो 3 की सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट की और फिर सेकंड की।
312 आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। पीके ऑर्डर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स, सेकेंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड। यस और नो बोलो, आया समझ में? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एफरवेसेंस ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पर कौन कौन से ऐसे हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। एफरवेसेंस कब प्रोड्यूस करता है, जब CO2 बाहर निकलता है, तब आपने देखा होगा एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। यस और नो, तो आपको बताना है कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो NaHCO3 से रिएक्शन करने के बाद वो एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको बताना है। बताओ क्या होगा, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, हो जाए फिर प्ले करना, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको। देखो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसकी पीके तो -7 के आसपास थी। यस और नो, -7 के आसपास थी, मैंने कल पीके टेबल में बताया था। H2CO3 की 6 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है, 6 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है, ठीक है, 6.25 के आसपास होती है H2CO3 की पीके। तो डेफिनेटली क्या होगा, देखो जब ये SO3H जब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, तो Na+ और HCO3-, बोलो यार, तो ये क्या करेगा, HCO3- इस प्रोटॉन को चुराएगा और इसको इधर भेज देगा। जैसे ही इधर भेज देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट होगी, और ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी, बताओ किस डायरेक्शन में जाएगी, बोलो। यहाँ पे SO3 O-, Na+, प्लस क्या आ जाएगा H2CO3, जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, किस में, अनस्टेबल होता है ये H2O + CO2 में। जैसे ही H2O + CO2 में डिकम्पोज होगा तो यही तो दे देगा एफरवेसेंस का स्मेल, मतलब एफरवेसेंस यही तो प्रोड्यूस कर देगा, हाँ या ना? तो मतलब इस एफरवेसेंस प्रोड्यूस होने के लिए क्या, H2CO3 बनना चाहिए। और H2CO3 कब बनेगा, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगी। जब ये रिएक्शन कहाँ ड्रैग होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब स्ट्रॉन्गर एसिड से जब वीकर एसिड की तरफ जाएगा, तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ड्रैग होगी, अदरवाइज वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होने लग जाएगी। आया समझ में? तो आपने ये पढ़ा भी होगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन टॉपिक में, जब आपको GOC में पढ़ाया गया होगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगी जब वो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जा रही हो, हाँ या ना? आपने पढ़ा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये H2CO3 एक वीकर एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा होगा, कहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा। और अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली H2CO3 बनेगा। जैसे ही H2CO3 बनेगा वो H2CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा और फिर यहाँ से हमें एफरवेसेंस मिल जाएगा, हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर देगा, हाँ या ना? आया समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है? चलो ये क्या है, ये है पिक्रिक एसिड। क्या पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्या पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्या बोलो, क्या पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्या पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्या बोलो, ठीक है? क्या पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है? देखो क्या है, पिक्रिक एसिड है अपने पास, क्या है जनाब, पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड कैसा होता है भाई, ये होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये होता है, इसकी रिएक्शन NaHCO3 से, किससे, NaHCO3 से, तो Na पे प्लस, इस पे माइनस। ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन जो है इसको चुराएगा, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट होगी और उसके बाद क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, O-, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। यस और नो, क्या तुम्हें दिख रहा है, लेट मी चेक, यस, ठीक है? तो यहाँ पे ये NO2, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद साथ में क्या बना, H2CO3,
H2CO3 बनने के लिए इस इक्विलिब्रियम को कहाँ आना पड़ेगा, फॉरवर्ड में आना पड़ेगा। और फॉरवर्ड में कब आएगा, जब ये स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाए। तो हाँ, डेफिनेटली पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू H2CO3। इसकी 0 पॉइंट समथिंग pK होती है, देख लेना एक बार गूगल पे चेक करके कि इसकी pK कितनी होती है पिक्रिक एसिड की, और वो भी उस टेबल में चिपका लेना, ठीक है। और H2CO3 की तो 6.25 के आसपास होती है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कब होगा, जब वो लोअर pKa का होगा, और ये वीकर एसिड कब होगा, जब वो हायर pKa का होगा। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन भी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर ये जैसे ही H2CO3 बनेगा तो फिर ये डिकम्पोज होके H2O + CO2 मिल जाएगा, और यही CO2 हमें एफर्वेसेंस दे रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। यस और नो, आया समझ में। तो मतलब ये भी अपना आंसर है, ये भी अपना आंसर का हिस्सा है। सिमिलरली एस्क्वायरिक एसिड, भाई ये भी बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अभी मैंने आपसे इसको इंक्लूड करके कंपैरिजन भी करवाया था कि भाई ये एस्क्वायरिक एसिड है, ये एस्क्वायरिक एसिड है। और एस्क्वायरिक एसिड तो भाई दो फैक्टर थे इसके पास, एक तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस, और दूसरा फैक्टर क्या था, एरोमेटिसिटी। यस और नो, दूसरा फैक्टर क्या था, एरोमेटिसिटी। फिर से यहाँ पे क्या, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक को पकड़ेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट होगी, और उसके बाद यहाँ से अपना ये बनता कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इस बार OH एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो देखो यहाँ ये पाई में शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, और ये इधर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस। और ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाया है हमने अभी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और ये O नेगेटिव, यहाँ पे OH। अगर इसका आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, इसको अगर इधर तोड़ दूँ, इसको अगर इधर तोड़ दूँ, तो ये आपको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड मिलता नज़र आएगा। यस और नो, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड दिखता नज़र आएगा, हाँ या ना। देखो 2π इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम कैसा, एरोमेटिक, हाँ या ना। ये 2π इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम कैसा, एरोमेटिक। और अगर ये एरोमेटिक है और प्लस ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस हो रही है, तो सब कुछ इसके पास है, इसे तो वरदान मिला है, सब कुछ है इसके पास। जो चाहिए था एक एसिड होने के लिए वो सब कुछ है, नाम में भी है स्क्वायरिक एसिड। तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड H2CO3 से तो ज़्यादा ही एसिडिक होता है। और अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो पक्का ये वीकर एसिड रहा होगा। अगर ये वीकर एसिड रहा होगा तो हम यही तो चाहते हैं कि अगर हमारी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगी तो वो तब ड्रैग करेगी जब स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाएगी रिएक्शन, तब ड्रैग करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि H2CO3 बनना है तो तभी तो H2O + CO2 मिलेगा, और अगर CO2 चाहिए तो H2CO3 बनना पड़ेगा। H2CO3 कब बनेगा, जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगा। यस और नो। तो जैसे ही इवोल्यूशन ऑफ CO2 होगा तो हमें मिल जाएगा एफर्वेसेंस, हाँ या ना। तो मतलब ये भी अपना ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसकी बात करूं तो क्या लगता है आपको, बेंजोइक एसिड क्या ये एफर्वेसेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा? तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। देखना, बेंजोइक एसिड की मैं बात करूं तो डेफिनेटली बेंजोइक एसिड भी क्या कर रहा होगा, एफर्वेसेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा जनाब, देखना भाई, COO नेगेटिव यहाँ पे है, और यहाँ से अगर NaHCO3 की रिएक्शन हो जाए तो क्या बन जाएगा, देखना ज़रा। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव। ये सॉरी पहले यहाँ पे H होगा ना, पहले यहाँ पे H होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, HCO3- आएगा, इस प्रोटॉन को चुराएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक इक्विलिब्रियम यहाँ रहेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा COO नेगेटिव प्लस क्या H2CO3 प्लस क्या बन जाएगा H2CO3 प्लस क्या बन जाएगा H2CO3। देखना ध्यान से, H2CO3। अब हमें सवाल ये है मेरा कि क्या ये स्ट्रॉन्गर एसिड है या ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर 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 ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में जाना है तो वो तभी जाएगा जब बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और H2CO3 क्या होगा, वीकर एसिड होगा। तो अगर एक जनरल कंपैरिजन करें कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो देखते हैं भाई जनरल कंपैरिजन करके। अगर मैं एक एलिफैटिक ही लेता हूं जो कि बेंजोइक एसिड से कम ही होता है स्ट्रॉन्ग, इसी को हम कंपैरिजन करवाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एलिफैटिक एसिड लेके और उसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। सिमिलरली H2CO3 लेके और उसका पहला कॉन्जुगेट बेस बना लिया, जो कि एक
प्रोटॉन चला जाएगा, क्योंकि H2CO3 कैसा होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है, बताओ, यही होता है, बोलो यार, कार्बोनिक एसिड ही तो बोलते हैं इसे, यही होता है ना कार्बोनिक एसिड। अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना, यस और नो, ऐसा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर ऐसा बन गया तो एक बात बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है, डेफिनेटली हो रही है इस ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन जिस समय ये रेजोनेंस कर रहा होगा उसी समय ये OH बोलेगा भाई मेरे पास भी लोन पेयर है, मैं भी इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करूंगा, इस डबल बॉन्ड O के साथ। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो इसको बैठना पड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली बात आ जाएगी। तो इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी कंपेयर टू दिस कॉन्जुगेट बेस HCO3-। इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और अगर ये ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो डेफिनेटली ये जिससे आया था, जिस एसिड से, वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, हाँ या ना। तो ये किससे आया था, RCOOH से आया था, तो डेफिनेटली RCOOH क्या होगा, H2CO3 से तो ज़्यादा एसिडिक रहा होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि PHCOOH जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, RCOOH से। तो अगर RCOOH ही ज़्यादा एसिडिक है H2CO3 से, अगर RCOOH ही ज़्यादा एसिडिक है H2CO3 से, तो डेफिनेटली बेंजोइक एसिड तो ज़्यादा ही रहा होगा H2CO3 से, यस और नो, बेंजोइक एसिड तो ज़्यादा ही रहा होगा H2CO3 से, बेंजोइक एसिड तो ज़्यादा ही रहा होगा H2CO3 से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ रिएक्शन जा रही है, मतलब हमारी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रैग करेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगी तो H2CO3 बनेगा, ये फिर से तुरंत डिकम्पोज होगा और क्या जनरेट कर रहा होगा, H2O प्लस CO2, बोलो यार, और CO2 जैसे ही डिकम्पोज करेगा एफरवेसेंस मिलता नज़र आ जाएगा। मतलब ये भी अपना आंसर है। क्या ये है, बताओ, क्या ये एसिटिलीन है, क्या एसिटिलीन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कार्बोनिक एसिड के मुकाबले? तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि भाई ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होने वाला। यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसकी रिएक्शन में NaHCO3 से करवाऊँ तो डेफिनेटली ये रिएक्शन जो होगी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग नहीं करती है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रैग करके, और फिर क्या यहाँ से अगर होती रिएक्शन तो क्या बनता, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव प्लस H2CO3, बट ऐसा हो नहीं पाता, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करती है, ये बैकवर्ड में होती है ये रिएक्शन, फॉरवर्ड तो नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, जब इसका कॉन्जुगेट बेस बना तो ये Sp पे नेगेटिव आया, लेकिन H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ नेगेटिव आया है ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन तो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Sp वाले कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, मतलब H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू इस एसिटिलीन के कॉन्जुगेट बेस से। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि H2CO3 जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH से। वैसे भी मैंने आपको P के वैल्यू बताई थी, इसकी 25 के अप्रॉक्स होती है और इसकी 6.25 के अप्रॉक्स होती है। 25 इज़ बहुत बिगर नंबर कंपेयर टू 6.25, तो डेफिनेटली H2CO3 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो वह स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड होगी। तो स्ट्रॉन्गर एसिड किधर है, इधर है, तो इधर से रिएक्शन इधर आएगी, मतलब बैकवर्ड में रिएक्शन होगी। इनफैक्ट ये रिएक्शन होती ही नहीं है, तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पे हमें एफरवेसेंस नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये तो लेस एसिडिक कंपाउंड है, ये मोर एसिडिक कंपाउंड है, तो एफरवेसेंस मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि ये अपना आंसर तो नहीं है। क्या HCl है क्या? तो आंसर जाएगा हाँ है। क्यों? HCl तो भाई सबके पापा जी हैं, हाँ या ना। HCl तो मिनरल एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं भाई, HCl तो सबका बाप है, पिक्रिक एसिड सबके भी पापा लगते हैं। तो NaHCO3 पॉजिटिव नेगेटिव, ये बोलेगा भाई तेरा ही तो इंतज़ार था।
तुरंत यहाँ से H2CO3 प्लस क्या बन जाएगा, प्लस 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 NaCl, और ये HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2CO3 एक वीकर एसिड है। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में ड्रैग करवानी है हमारी रिएक्शन को, तो डेफिनेटली उसे स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग हो पाएगी। तो डेफिनेटली HCl भी अपना आंसर ज़रूर है, हाँ या ना, HCl भी अपना आंसर जरूर है। CF3COH क्या होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, मैंने अभी बताया आपको कि RCOH जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है H2CO3 से, तो ये तो अल्काइल है, और यहाँ पे तो ट्राइफ्लोरो ग्रुप लगा रखा है आपने, ये तो भर भर के ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, H2CO3 से। तो डेफिनेटली ये भी अपना आंसर है, हाँ या ना। क्या ये अपना आंसर है क्या, मेटा नाइट्रोफिनॉल? क्या ख्याल है आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में? क्या ख्याल है आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में? बताओ क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हो मेटा नाइट्रोफिनॉल के बारे में? अगर मैं स्लाइड थोड़ा सा एक और ले लूँ तो मैं आपको बताता हूँ, देखना। ठीक है, ये फिनॉल है। पहले मैं फिनॉल से बात करता हूँ, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल पे आते हैं। Na+ HCO3-, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है जनाब? यहाँ तक बिल्कुल आई होप क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्या करेगा, ये इस H+ को चुराएगा, जैसे ही चुराएगा तो यहाँ से क्या बनता नज़र आएगा, यहाँ से कुछ ऐसा बनता हमें नज़र आ जाएगा। O- प्लस प्लस क्या बन जाएगा बताओ, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस क्या बन जाएगा, H2CO3। अगर ऐसा होता तो ऐसा बन जाता, बट ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, देखो इसकी pK जो होती है ना वो 10 होती है, लेकिन इसकी pK जो होती है वो 6.25 या 35 जो भी है, देख लेना थोड़ा सा डिफरेंस होगा अगर कोई और डेटा होगा तो, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स ही आती है। 6.25 हमने अप्रॉक्स वैल्यू मान लिया है, ठीक है, इसी के आसपास आती है। तो देखो pK 10 है, मतलब ये लेस एसिडिक है, और ये मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, यस और नो? और ये कैसा है, ये लेस एसिडिक है। ये कैसा है जनाब, ये लेस एसिडिक है। लेस एसिडिक मोर एसिडिक, तो रिएक्शन जाएगी क्या फॉरवर्ड में, तो नहीं जाएगी। और अगर नहीं जाएगी तो डेफिनेटली फिनॉल से NaHCO3 रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिनॉल से NaHCO3 एफरवेसेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एक बात बताओ, ये फिनॉल की pK 10 थी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई क्या कर, अब मेटा पे क्या कर, नाइट्रो ग्रुप लगा दे, मेटा पे क्या कर तू, नाइट्रो ग्रुप लगा दे। मेटा पे अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो ये -M की तरह या -R की तरह तो काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम जानते हैं -M और -R ग्रुप ऑपरेट्स एट ओनली एन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, यस और नो? -M और -R ऑपरेट्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इन केस ऑफ बेंजीन रिंग। लेकिन आपने कहाँ पे लगा रखा है इसे, मेटा पोजिशन पे, तो यहाँ पे एक ही इफेक्ट काम कर रहा होगा जिसे हम -I का नाम देते हैं, और -I इफेक्ट इज अ वीकर इफेक्ट कंपेयर टू -M और -R इफेक्ट, यस और नो? तो अगर ये कम इफेक्ट होगा, मतलब वीक इफेक्ट है, तो डेफिनेटली ये -I के थ्रू खींच रहा होगा। कितना ही खींच पाएगा, अगर ये 10 था pK फिनॉल का, नॉर्मल फिनॉल का, तो थोड़ा सा घट के 9.7 या 9.8 के आसपास इसकी pK आ जाएगी, उतना ही चेंज आएगा, उससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि भाई ये क्या है, मेटा पे लगा रखा है आपने, या हो सकता है 9.4 तक चला जाए, 9.5 आ जाए, कुछ इसी के रेंज में इसकी pK आ रही होगी। तो कौन सा ज़्यादा चेंज कर दिया हमने फिनॉल से मेटा नाइट्रोफिनॉल बना के, कोई ज़्यादा 30 मार खान वाली बात हमने नहीं करी है। मतलब अभी भी अगर मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा, अगर मेटा नाइट्रोफिनॉल होगा तो इस केस में भी ये H2CO3 से, ये H2CO3 से लेस एसिडिक ही होगा, H2CO3 ही मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक रहे होंगे, यस और नो? तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि अगर फिनॉल की जगह आप मेटा नाइट्रोफिनॉल भी ले लोगे तब भी रिएक्शन क्या होगी, तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड में डायरेक्शन में नहीं जाएगी और H2CO3 ही मोर एसिडिक बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें एफरवेसेंस नहीं मिल पाएगा। तो इसका आंसर ये तो नहीं आने वाला है। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आई होप समझ में आपको आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। चलो ये बताओ, ये अपना जेई का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बट जेई में आ रखा है ये, ठीक है, ये जेई में आ रखा है, आपने किए भी होंगे आई थिंक, अगर आपने PYQs वगैरह किए हैं तो आपने किए होंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो 2 मोल्स ऑफ NaNH2, NaNH2 को क्या बोलते हैं पता है, सोडामाइड बोलते हैं, यस और नो? तो Na+ रहा होगा और NH2- रहा होगा,
Na+ और NH2-। ये क्या करेगा, ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ना चाहेगा। तो कहाँ से ये पकड़ेगा? तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई पहले एक बार मेरे को चेक कर लें तो सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, है ना, सब कुछ सही चल रहा है, राइट। तो ये NH2- क्या करेगा, सबसे पहले बोलोगे भाई सबसे पहले तो इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, क्योंकि ये एसिड वाला प्रोटॉन है, तो एसिड वाला प्रोटॉन है तो सबसे पहले इसको पकड़ेगा और अमोनिया बना लेगा। वो NH2- H+ लेगा तो अमोनिया बना लेगा। तो पहला मोल इसको कंज्यूम करने में चला जाएगा। सवाल उठता है दूसरा मोल कहाँ जाएगा, दूसरा मोल कहाँ जाएगा, दूसरा वाला मोल, दूसरा NaNH2 कहाँ अटैक मारेगा? तो दूसरा वाला जो NH2- होगा वो डेफिनेटली इस पर अटैक मारेगा, क्योंकि ये फिनॉल वाला है। और देखो अगर सुनो ध्यान से सुनो, अगर मैं लेट से फिनॉल लेता हूँ सिंपल, और इसकी मैं रिएक्शन NaNH2- से करवाता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे Na+ ले लो, यहाँ पे Na+ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा O-, Na+, सोडियम फिनॉक्साइड, यस और नो, फिनॉक्साइड आयन। और उसके बाद यहाँ से क्या बन जाएगी, NH3। और मैंने आपको चिल्ला के बता रखा है इसकी pK क्या होती है, इसकी pK होती है 10, इसकी pK टेबल में मैंने कल ही बताया था 38 के आसपास आती है, यस और नो। तो देखो 3 टाइम्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स ज़्यादा पीके आ गई NH3 की, मतलब ये बहुत ही लेस एसिडिक है। और लेस एसिडिक है तो ये रिएक्शन तो पक्का ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगा और अमोनिया गैस इवॉल्व होगा, हाँ या ना। तो मतलब दूसरा मोल जो आएगा वो पक्का इसको पकड़ेगा और इसको पकड़ेगा, तो प्रोडक्ट जो होगा अपना वो कुछ ऐसा होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा जनाब, प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। ये एसिड बेसिक रिएक्शन है, कुछ और नहीं हो रहा। अटैक फटैक वो मत करवा देना भाई, वो वैसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब अटैक वटैक सोचने लगो। यहाँ पे ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करवाना चाह रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये O-, Na+, एक बार यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है तो एज इट इज़, और यहाँ पे CO- आ जाएगा, यस और नो, हाँ या ना। बाद बाकी यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड है CH। अब यहाँ पे 2 ही मोल दे रखा था NaNH2, तो एक बार यहाँ कॉन्ज्यूम होगा NH2-, एक बार यहाँ कॉन्ज्यूम होगा, तो ये अपना प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा, ये अपना प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा। आया समझ में? आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और करोगे, और सवाल करना है? चलो ये कर दो भाई, इसमें कंपैरिजन कर दो। ये नाइट्रोजन एसिड आ गया, इसमें बता दो कौन ज़्यादा कौन कम, किसका कैसे है सिनेरियो, बता दो भाई, इसमें बता दो, ठीक है। चलो बता दो, इसमें फटाक से बता दो, फटाक से। ये अपना 1 है, ये अपना 2 है और ये अपना 3 है। ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है। बताओ इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम किसकी और सबसे ज़्यादा किसकी, यस और नो? तो बताओ जल्दी, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ मेरे को, फटाक से बताओ। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ आपको। अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप H+ रिमूव करोगे, जैसे ही आप H+ रिमूव करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ कॉन्जुगेट बेस ऐसा बनता नज़र आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे N है, नेगेटिव आ जाएगा, यस और नो। सिमिलरली यहाँ से आप H+ रिमूव करोगे तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस कैसा बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, यस और नो बोलो। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो। सिमिलरली जब यहाँ से आप H+ रिमूव करोगे तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस कैसा बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, यस और नो, टेल मी, हाँ या ना। यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे कॉन्जुगेट बेस बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। जो जितना स्टेबल होगा वो जिस एसिड से आया होगा वो उतना एसिडिक होगा नेचर में, हाँ या ना। तो एक बात बताओ कैसे कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा और इस कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस कर रहा होगा, 2 कार्बोनिल के साथ। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी 2 कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस
कर रहा होगा। सिमिलरली ये बस एक कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा। तो अगर एक ही कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा तो यहाँ से तो साफ साफ पता चलता है कि सेकंड की और 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी कंपेयर टू थर्ड। आया समझ में? सेकंड और 1 की तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही रही होगी कंपेयर टू थर्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड वाला जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया है वो बस एक ही कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है, हाँ या ना? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो आया नाइट्रोजन पे वो दो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। मतलब थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। यस और नो? अब सवाल उठता है भाई सेकंड और फर्स्ट में कैसे कंपैरिजन करें, फर्स्ट और सेकंड में कैसे कंपैरिजन करोगे आप? तो सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये वाली रिंग क्या है, सैचुरेटेड रिंग है, यस और नो? ये वाली रिंग क्या है, मतलब पाई बॉन्ड्स कोई नहीं है इस रिंग में। लेकिन इस रिंग की बात करोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है तो जब नेगेटिव चार्ज इसके पास इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर जाए। जब ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को रुकना पड़ेगा। बोलेगा भाई तू रुक, बाद में आना रेजोनेंस करने, पहले मुझे करने दे, हाँ या ना? तो डेफिनेटली अगर इस नाइट्रोजन चार्ज को रुकना पड़ेगा तो ये डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, एक ही जगह बैठा रहेगा। अगर एक ही जगह कुछ देर के लिए और बैठा रह जाएगा तो अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये चाहता है मैं डिस्पर्स हूँ, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्पर्स हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में बाधा नहीं बन रहा है, कोई बगल में बेंजीन रिंग नहीं है, तो डेफिनेटली कोई और कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा। नेगेटिव बोलेगा भाई सारा इलाका मेरा है, जो करूँगा मैं करूँगा, हाँ या ना? तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ, सेकंड वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव रेजोनेंस कंपेयर टू फर्स्ट। वाई? बिकॉज फर्स्ट में क्या है, क्रॉस रेजोनेंस वाली फेनोमेनन आ जा रही है। ये बेंजीन रिंग दिक्कत दे रहा है क्योंकि बेंजीन का पाई बॉन्ड भी बोल रहा है भाई मुझे भी करना है रेजोनेंस। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू फर्स्ट। और अगर सेकंड वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो जिस एसिड से बना है वो एसिड भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू फर्स्ट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोलूं कि भाई कंपैरिजन कर, तो सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी फर्स्ट की, फिर होगी थर्ड की। थर्ड में तो एक ही कार्बोनिल से रेजोनेंस हो रहा था, तो इसीलिए थर्ड की सबसे कम। यहाँ पे भी बेंजीन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ पे भी बेंजीन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दो कार्बोनिल है, इसीलिए थर्ड की कम हो गई और फर्स्ट की ज़्यादा हो गई थर्ड से। आया समझ में? और सेकंड तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये सैचुरेटेड रिंग है, तो ये बाधा नहीं बनेगा इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करने में। नाइट्रोजन फ्री होगा, नाइट्रोजन बोलेगा भाई मैं ही करूँगा, मेरा इलाका है, हाँ या ना? आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। चलो हमने बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन किए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो मैं अगली सेशन में करवा दूंगा। ये मैंने करवा ही दिया था, ठीक है, अगली सेशन में मैं करवा दूंगा। अब एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत देर से हम एसिडिक घूम रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने है। बताओ इस क्वेश्चन का, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, पहले मुझे देखने दो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन, और देख लो ध्यान से। ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, ठीक है। फिर ए जो उसके बाद ए बनता है, ए की रिएक्शन KI, फिर Mg ईथर से हुई, बी बनता है, बी की रिएक्शन फिर इस कंपाउंड से होती है, फॉलोड बाय H2O, फिर बनता है सी में फिर CH3COH HCl, मतलब HCl में एसिटिक एसिड मिला हुआ है, इसके साथ इसको डाल के फिर इसको रिफ्लक्स किया जाता है और फिर बनता है D। तो आपको बताना है कि डी क्या है। ऑप्शन में दिखा देता हूँ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। डी इज, क्या डी ये कंपाउंड है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ C2D इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन स्टेप। मतलब ये जो C2D बना था, ये जो C से D हम आए थे, क्या ये डिहाइड्रेशन स्टेप को मतलब इन्वोक कर रहा है? क्या ये डिहाइड्रेशन स्टेप को इंक्लूड कर रहा है क्या? ये बताना है। फॉर्मेशन ऑफ C2D इन्वॉल्व्स फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब C2D जो हुआ, C2D कहाँ गया? ये रहा। C2D जो हमने किया, क्या यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रहा है क्या? ये भी आपको चेक करना है। और डी ऑप्शन है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट इज, ये 19 नहीं, इसको 18 कर लो, ठीक है। ये 19 नहीं है बल्कि इसको 18 कर लो, दिस इज 18, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट इज 18, ओके 18। क्या ये ऑप्शन है? मतलब चारों में से आपको देखना है कौन कौन से ऑप्शन सही है। रिमेंबर दिस मल्टीपल करेक्ट, वन और मोर देन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। आया समझ में? तो चलो बताओ, आई होप आपने किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले बी तक बनाते हैं। तो देखो अपना सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यस। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? इसकी रिएक्शन हो रही है NaNO2HCl से। तो बताओ NaNO2HCl से रिएक्शन होती है तो क्या होती है? अमीन की रिएक्शन जब NaNO2HCl से होती है तो क्या होती है? डायजोटाइजेशन। अगर डायजोटाइजेशन होती है जनाब तो डेफिनेटली यहाँ पे डायोजोनियम आयन बनता नजर आएगा। N2+ Cl-। अब Ki के साथ क्या हो जाएगा बताओ? N2 जाएगा और I सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यस और नो बोलो। मतलब ये बन जाएगा अपना, ठीक है। और अब क्या दिया दे रखा है इसने? Ki तक हमने रिएक्शन करवा लिया और अब क्या दे रखा है? Mg ईथर। और Mg ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड क्या हो जाते हैं? वो गिग्नार्ड रिएजन का फॉर्मेशन करते हैं, हाँ या ना बोलो। गिग्नार्ड रिएजन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अगर गिग्नार्ड रिएजन का फॉर्मेशन करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। देखो देखो अपना क्या है? अपना कंपाउंड ये है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे क्या है? आई। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? Mg ईथर से हो रही है। अगर Mg ईथर से हो रही है तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा? गिग्नार्ड रिएजन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, यस और नो। और गिग्नार्ड रिएजन का फॉर्मेशन कुछ इस कदर होगा, Mg और यहाँ पे I आ जाएगा, हाँ या ना? यही होगा ना? अरे यस और नो बोलो, यही होगा। तो ये अपना क्या बना? ये अपना B बन गया। ये अपना क्या बना? B बन गया। ए क्या था भाई? ए क्या था? ए था मतलब ये ए था, डायजोनियम जो बना था ये अपना ए था और हमने बी बना लिया। बी की रिएक्शन अब इस कंपाउंड से है, इससे, इस बड़े वाले कंपाउंड से है। तो करते हैं भाई, क्या दिक्कत है? करते हैं बी की रिएक्शन। देखो बी की रिएक्शन किससे है? इससे है। इस पे अटैक होगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना? तो क्या बनता नजर आएगा? जरा देखना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? और जो Mgi था वो इसके पास आ जाएगा, वो नेगेटिव के साथ चिपक जाएगा, वो काउंटर आयन की तरह, हाँ या ना? तो यहाँ तक अटैक करने के बाद ये बन जाएगा। अब देखना हमें इसके बाद क्या दिया हुआ था? फॉलोड बाय वाटर। वाटर भी दिया गया था। तो अगर वाटर दिया गया था तो अब वाटर से क्या करेगा? ये जो नेगेटिव आया था ऑक्सीजन पे वो क्या कर लेगा बताओ? ये नेगेटिव बोलेगा भाई क्या करेगा? बताओ। ये H यहाँ से ले लेगा, वर्कअप हो गया इसका। तो क्या बनता नजर आएगा? कुछ हमें ऐसा बनता नजर आएगा। यस और नो? हमें ऐसा बनता नजर आएगा। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा सी जो अब तक हमने बनाया वो क्या है? सी है अपना। तो ये जो बना ये क्या है अपना? ये अपना सी है, यस और नो? ये अपना क्या है? ये अपना सी है। आया समझ में? ये अपना क्या है? ये अपना सी है। और अगर ये अपना सी है तो अब सी की रिएक्शन किससे हो रही है? देखना,
सी की रिएक्शन हो रही है CH3COH HCl, मतलब HCl में एसिटिक एसिड मिक्स्ड है इसके साथ, मतलब ये एसिड का ही सोर्स है। तो अगर ये एसिड का सोर्स है तो एसिड का सोर्स क्या कर रहा होगा बताओ। लेट मी चेक सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, चलो तो हमने क्या बना रखा है अब तक, हमने कुछ ऐसा कंपाउंड डिजाइन करके रखा है अब तक। वन मिनट। ठीक है ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। और अगर इसकी रिएक्शन CH3COOH HCl से हो रही है, मतलब वो क्या है, एसिड सोर्स ही है। और अगर एसिड सोर्स है तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर है तो ये इस H+ से रिएक्शन कर सकता है। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, देखना ज़रा, ये कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, देखते जाना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव, यस और नो, क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, जो कि क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से जाएगा वाटर बाहर, और क्या बनता नजर आएगा हमें एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। हमें क्या बनता नजर आएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। हाँ या ना, बोलो बोलो यार। यहाँ पे क्या बनता नजर आएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। हाँ या ना, सब कुछ सही चल रहा है ना, दिख रहा है ना तुम्हें। ठीक है, देखो तो हमें क्या नजर आया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ गया। अब क्या होगा बताओ ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग के पास क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है, वो लूजली हेल्ड होते हैं। वो बोलेगा अरे वेकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है कोई बात नहीं भाई, आ रहा हूँ अटैक मारने। इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा, यस और नो, इंट्रामोलिकुलर अटैक। इस सेंटर से क्या हो जाएगा, इस पे अटैक। अगर इस सेंटर से अटैक होगा तो देखो रिंग बनती नजर आएगी, कितने मेंबर की, ये था अपना 1, ये था अपना 2, ये था 3, ये था 4 और ये था 5। 5 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। और कैसी रिंग बन जाएगी जनाब, कुछ ऐसी रिंग बनती नजर आएगी। ठीक है, कुछ ऐसी रिंग। देखो देखो, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, ये वाले देखो देखो, दिखा ये 5 मेंबर की रिंग, दिखा या नहीं दिखा, नहीं दिखा, अच्छे से दिखाता हूँ, देखो ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला रिंग, ठीक है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ अभी, ये वाला देखो ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। अगर मैं इसे दूसरे स्लाइड पे बनाऊँ थोड़ा और अच्छे से ताकि सुंदर लगे, तो देखो यहाँ पे बनाते हैं हम, क्या बन गया अपने पास, ये बन गया, देखो एक मिनट। ये ऐसा बन गया, फिर यहाँ से ये ऐसा, 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 और उसके बाद इस सेंटर से अटैक हुआ है, बोलो यार, इस सेंटर से अटैक हुआ है, तो इसको हमने जोड़ दिया और ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। देखो यहाँ जो पाई बॉन्ड था, इधर देखो जहाँ से हमने अटैक करवाया था उसमें यहाँ पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के साथ हमने छेड़खानी करी है, मतलब कोई छेड़खानी नहीं करी है।
इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। ये पाई बॉन्ड एज इट इज होंगे, इससे अटैक हुआ है, इस पाई बॉन्ड से अटैक हुआ है और इस सेंटर से अटैक हुआ है। देखो ध्यान से, तो मतलब इस सेंटर से अटैक हुआ था, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो एज इट इज, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो एज इट इज, बाद बाकी ये वाला रिंग वाला जो पाई बॉन्ड था वो सब एज इट इज। इस सेंटर पे अटैक हुआ, इस सेंटर से अगर अटैक हुआ है तो यहाँ पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना। अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये पक्का ही क्या कर रहा होगा, एरोमेटिसिटी रिगेन कर रहा होगा। जैसे ही एरोमेटिसिटी रिगेन करेगा तो ये कंपाउंड कैसा बनता, ये भी बेंजीन रिंग बन जाएगा, ये भी बेंजीन रिंग बन जाएगा, और फिर ये अपना ऐसा, ये अपना ऐसा, ये ऐसा, ये इधर और ये इधर, ऐसा कंपाउंड बनता नजर आएगा। ये है अपना डी, बोलो यार, ये है अपना डी, आया समझ में, ये है अपना डी, ये बनेगा स्पाइरो टाइप कंपाउंड, स्पाइरो। अब देखते हैं ऑप्शन पे, क्या हमने सारे कंपाउंड्स बना लिए, हाँ डी तक हमें जाना था, हमने बना लिए, ठीक है, तो डी तक तो हमने कर दिया। अब एक बात बताओ, ऑप्शन क्या था इसका, इसका ऑप्शन क्या था, कहाँ गया इसका ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ था इसका, ये रहा, कह रहा है डी इज ये, क्या डी ये है, नहीं डी तो ये नहीं है, डी कैसा था, स्पाइरो था, यस और नो, तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। देखो कंफ्यूज कर सकता है, आराम से कंफ्यूज हो सकते हो आराम से, ठीक है, तो डेफिनेटली डी इज ये नहीं है, डी नहीं है। डी कैसा था अपना, बस इससे यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ था, मतलब अगर मैं इसी फॉर्म में दिखाऊं तो अपना डी ये था, कुछ ऐसा था डी भाई, यस और नो, ये अपना डी था, ये अपना डी था, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ C2D इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन स्टेप, सी से डी बनाए, देखते हैं भाई सी से डी क्या बना है, ठीक है, सी से डी क्या बनाए देखते हैं। सी ये था अपना, ठीक है, सी ये था, अब सी से डी जो बना है, सी से डी, तो हमने किसका सहारा लिया था सी से डी बनाने के लिए, सी से डी बनाने के लिए हमने H+ का सहारा लिया था, हाँ या ना, क्योंकि इस पे क्या आया था, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से OH ने क्या करा था, H+ को एक्सेप्ट किया और यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, तो क्या ये डिहाइड्रेशन स्टेप है, नहीं, दिस इज नॉट डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन स्टेप तब होता है जनाब जब अगर OH यहाँ है और उसके बगल वाला H जब चला जाए, यहाँ से H जाए, यहाँ से OH जाए, तब होता है डिहाइड्रेशन, यस और नो। किसी एसिड के प्रेजेंस में ये वाटर का रिमूवल हो रहा है, दिस इज नॉट डिहाइड्रेशन, यस और नो। या अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं क्या इसको, देखो ये बेंजीन ले लिया और यहाँ पे मैं टर्शियरी ब्यूटेनॉल ले लेता हूँ और यहाँ पे H+ करवा देता हूँ भाई, ले, अब ये H+ क्या करेगा, इस H+ मतलब OH H+ को लेगा और यहाँ से टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और तुम इस पे अटैक करवा के और फाइनली क्या बना लेते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बना लेते हो, तो यहाँ से भी वाटर रिमूव हुआ, तो क्या डिहाइड्रेशन है, नहीं। डिहाइड्रेशन होने के लिए जिस पे OH लगा है उसके बगल में कोई H होगा, अगर यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर जाता है देन इट इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, ये पूछ चुका है ऐसे ही सवाल, JEE एडवांस पूछ चुका है भाई, मैंने PYQ में करवाया भी है वो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है थ्योरी बना के, ठीक है, तो इसमें फंस सकते हो आप। इसीलिए क्या डिहाइड्रेशन स्टेप था, नहीं, डिहाइड्रेशन स्टेप तब होता जहाँ जहाँ OH था सॉरी, वहीं से क्या हो, उसके बगल से H एलिमिनेट हो, OH और उसके बगल से H एलिमिनेट हो, देन नोन एज व्हाट, डिहाइड्रेशन स्टेप, अदरवाइज नो डिहाइड्रेशन स्टेप, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ C2D इन्वॉल्व फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिल्कुल सही बात है। देखो C से D क्या हुआ, C से D क्या हुआ, देखो C से D क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले क्या था, एक हाइड्रोजन था, यस और नो, यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, लेकिन डी जब बना तो इस पे क्या आ गया, इस पे अल्काइल ग्रुप आ चुका है। पहले क्या था यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो पहले अटैक जब इसने किया तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब अटैक किया था यहाँ पे, यहाँ से इस सेंटर से अटैक हुआ था ना, इस सेंटर से यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था और इस सेंटर से अटैक हुआ था, तो पहले क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन डी प्रोडक्ट में क्या है, डी प्रोडक्ट में क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ है, क्योंकि बेंजीन रिंग से अटैक हुआ है तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। EAS को ही तो फॉलो किया है इसने, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये किस EAS को फॉलो किया है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को फॉलो किया है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का एडिशन हुआ तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम बोल ही सकते हैं, हाँ या ना। तो डेफिनेटली ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है,
हाँ या ना? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट इज 18। देख लेते हैं भाई कितना है। तो देखो इस 3 पाई बॉन्ड को काउंट करो, इस 3 पाई बॉन्ड को काउंट करो तो 6, ये फिर से 3 पाई बॉन्ड तो 9, फिर से ये 3 पाई बॉन्ड तो 12, तो 6 मतलब 12 हो गए अब तक। ये एक रिंग, ये एक रिंग, ये एक रिंग तो 15, ये एक रिंग, ये एक रिंग, ये एक रिंग तो 18। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 18 है। सही बात है। आया समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है कि अच्छा क्वेश्चन था। और भी इससे भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन कमिंग सेशन में हम करने वाले हैं, ठीक है। ये सब तैयार है आपके लिए, देख रहे हो ये सब क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। और दिखाऊं मैं तुम्हें जलवा? ये देखो, ये जलवा देखो, ठीक है। खतरनाक खतरनाक सवाल आपके लिए तैयार है। कोई नहीं, अगले सेशन में हम करेंगे। सेशन लंबा हो चुका है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम दमदार क्वेश्चंस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ पे 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी मैं अगले सेशन में करवा दूंगा। आज का सेशन यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।